हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ओके। और फिर हम इस सर्कुलर कॉइल को इस प्लेन पे परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे और उसकी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट पी है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये सारी चीजें हम फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो ये जो मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है और मैंने इसको इस प्लेन पे ऐसे ही रखा हुआ है जैसे दिखा रखा है। लाइक मेरे पास ये जो सर्कुलर कॉइल है इसको मैंने बोर्ड पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और इस कॉइल में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो इस कॉइल में से करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है और ये करंट मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करते हुए मैंने दिखाया। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको करना क्या है कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल का सेंटर पॉइंट है C। आपको इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, और हम ये जो बेसिकली बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, तो आपको क्या करना है, बायट-सावर्ट लॉ यूज करके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। तो इस कॉइल में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेट I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल, ठीक है। यहाँ पे लिख लो यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ, ठीक है। ये लॉ आपको अच्छे से आता होगा ना, ठीक है। तो बेटा बायट-सावर्ट लॉ की हेल्प से हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करंट कैरिंग एलिमेंट चूज करना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हो सर्कुलर लूप, तो इसमें करंट कैरिंग एलिमेंट यहाँ चूज कर सकते हो, यहाँ कहीं पे भी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेता हूँ। तो करंट एलिमेंट में बेसिकली क्या होगा, हमें डीएल लेंथ लेनी होगी। ये मैंने एक डीएल लेंथ ले ली और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन बेसिकली वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, और डीएल लेंथ होती है करंट एलिमेंट की, ठीक है। और उसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में है तो मैं डीएल को वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँ तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। और ये करंट एलिमेंट इन रियलिटी स्मॉल होता है, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह, ठीक है। इनफाइनेटली स्मॉल होता है, लेकिन आप अच्छे से समझ पाओ डायग्राम को, इसलिए मैंने इतना बड़ा दिखाया है। तो ये आइडियल को मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं तो इस कॉइल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, मैं कह देता हूं कि कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। इसको हम कितने डिस्टेंस लिख देते हैं, r। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो इस केस में बेटा हमें क्या करना है, C पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो करंट एलिमेंट है स्मॉल है, इसके कारण पॉइंट C पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्मॉल ही होगा। कितना होगा, आप लिखो फ्रॉम बायट-सावर्ट लॉ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू आइडियल। जो करंट एलिमेंट है उसके कारण पॉइंट C पे मैग्नेटिक कितना होगा, स्मॉल होगा, और उसको हम लिखेंगे वो कितना होगा, dB वेक्टर फॉर्म में हम लिखे तो ये बेसिकली कितना बनेगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो इस रिजल्ट का कैसा फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म अपने को क्या बताता है, ये चीज समझना जरूरी है आपके लिए। बेटा ये क्या बताता है, देखो डीएल क्रॉस आर करोगे उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर करने का क्या मतलब है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। ये जो डीएल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन देखो, हम दिखाना चाहें तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो डीएल वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली।
ठीक है, करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो ही, ठीक है। तो डीएल वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसका हम क्रॉस करते हैं आर के साथ में, डीएल क्रॉस आर, ठीक है। आपने ये क्लास 11th में ए क्रॉस बी आपने पढ़ा होगा ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करते हैं तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें नया वेक्टर मिलता है सी वेक्टर, ठीक है। तो क्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस करने के लिए हम करेंगे डीएल की डायरेक्शन में जो पहले वेक्टर गिवन होता है उसकी डायरेक्शन में फिंगर को हम क्या करेंगे, कर्ल, फिंगर को स्ट्रेट करेंगे, पॉइंट करेंगे, जैसे डीएल की डायरेक्शन में हमने कर दिया, और फिर फिंगर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लेके आएंगे। दूसरा वेक्टर कौन सा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर, ये इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में दिखाएं तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका आर है, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर बनेगा, डीएल क्रॉस आर बनेगा, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर करने से जो थर्ड वेक्टर हमें मिलेगा ना, जो हमें उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से जो थर्ड वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है कि ये जो सी वेक्टर होता है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना। चलो इसको तो मैं रब कर देता हूँ। फिर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है ये डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और डीबी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या रहेगी, ऑब्वियस सी बात है क्या रहेगी, इनवर्ट ही रहेगी। आप इस चीज को इनवर्ट डायरेक्शन को राइट हैंड पाम रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पॉइंट योर फिंगर, फिंगर यहाँ इस जोन में कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ बोर्ड के। तो इस पॉइंट सी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, क्रॉस लगा दो। मतलब इस सर्कुलर लूप में से जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट होगी। कहीं से भी ले लो, आप यहाँ से लोगे तो कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर अगेन कहाँ आ रही है, इनवर्ट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे थंब रखोगे करंट की डायरेक्शन में, अगेन फिंगर कहाँ है, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। चलो ये तो थी वेक्टर फॉर्म। या फिर हम डीबी को स्केलर फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नोट आई डीएल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम रिजल्ट को, ठीक है। चलो अब हमने क्या है, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, बट हमें तो इस पूरी सर्कुलर वायर के कारण निकालना है। तो उसके केस में आप क्या करोगे, ठीक है। जब आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या बनता है, म्यू नोट आई डीएल साइन थीटा, क्या बनता है, म्यू नोट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, एक और चीज यहाँ समझने वाली है। डीएल की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। डीएल ऊपर की तरफ, डीएल कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ। आर कहाँ आ गया, यू, ठीक है। तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ से देखो थीटा हमारा कितना बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखो सिंस थीटा कितना है, 90 डिग्री। थीटा को 90 डिग्री पुट करके ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू बनेगी dB इज इक्वल टू म्यू नोट आई डीएल साइन 90 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन 90 1 हो जाएगा अपॉन पे आर स्क्वायर। अब हमें तो इस करंट एलिमेंट, सिर्फ इतने से करंट एलिमेंट के कारण नहीं, तो हमें तो पूरी वायर के कारण, सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आप क्या करोगे, डीबी को इंटीग्रेट कर दोगे इधर से, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। डीबी का इंटीग्रेशन कितना, बी, कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, करंट इसमें कांस्टेंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस ये भी कांस्टेंट है, अंदर बचा dl। अब बेटा यहाँ पे ये जो dl वेक्टर है, dl वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि हम जो छोटे छोटे जो dl है इन सभी को हम इंटीग्रेट करें तो हमें इस पूरी वायर का सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो क्लियरली integration of dl can be written as circumference of circular coil, और जो कि किसके इक्वल है 2 पाई r के। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई टाइम ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है इसका r, ठीक है ना। r वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर दिखाया, मैग्नीट्यूड तो r ही है, तो कितना होगा 2 पाई r। सो हम बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल आउट करो, r से r को कैंसिल आउट करो, तो अल्टीमेटली जो हमें फील्ड की वैल्यू मिलेगी सर्कुलर कोइल के केस में उसके सेंटर पे वो कितनी होगी, कैंसिल आउट करोगे 2 लिखा नहीं क्या, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। एक ऐसा ही रिजल्ट हमने कहाँ फाइंड आउट किया था, जब आपके पास में इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर थी। ठीक है, तो उस केस में आपका रिजल्ट आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r, बट यहाँ पे आता है 2r। ठीक है, दोनों एक सिमिलर रिजल्ट है, याद रखने हैं। और इस टॉपिक पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आएंगे। एक आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगी और उसके नीचे या ऊपर एक सर्कुलर कोइल रखी होगी, दोनों के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कब आया, जब सर्कुलर कोइल में सिंगल टर्न हो। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल टर्न, मतलब करंट कैरिंग वायर की सिंगल टर्न है। ठीक है, और इस केस में मान लो कि आपके पास इसी वायर में n टर्न हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या है कि इफ वायर हैज n टर्न्स, वायर में टर्न कितने आ जाते हैं, n टर्न होते, नंबर ऑफ टर्न n हो जाते, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाता, मैग्नेटिक फील्ड बिकम n टाइम्स ऑफ इनिशियल वन, तो n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड n टाइम हो जाएगा, इस सर्कुलर कोइल में कितने टर्न हो, n टर्न हो। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट करोगे। हाँ, एक और चीज का याद ध्यान रखना बेटा, ये जो सर्कुलर कोइल हमने ली है इसमें करंट हमने लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने से फील्ड की वैल्यू क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई थी, इनवर्ड डायरेक्शन आई थी। और इनवर्ड किसके, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के इनवर्ड। ठीक है, प्लेन अपना क्या, ये बोर्ड है, ये बोर्ड की x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पे परपेंडिकुलर होगी 90 के एंगल पे। मतलब क्या है, जैसे बात करें हम, यहाँ पे I था, यहाँ पे dl था, यहाँ पे r था, और मैग्नेटिक फील्ड ये ब्लैक वाला मार्कर कुछ ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से कंडीशन होती है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पे आप लिख लो, डायरेक्शन की बात करें, नोट में लिख लो, इफ करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देन डायरेक्शन ऑफ magnetic field will be perpendicular to plane, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और इनवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ पे आएगी, इन इनवर्ड डायरेक्शन, और उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप नोट कर लो। अब मान लो कि डायरेक्शन क्या हो जाए, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाए, मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो डायरेक्शन क्या रहेगी,
ठीक है, ये वाला पोर्शन नोट कर लो, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब मान लो कि सर्कुलर लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, नोट में ही पॉइंट लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट। ये जो सर्कुलर लूप था इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ सी पॉइंट था उस पर क्या रहेगी। अब देखो, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन दिखा रही है या डीएल वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रही है। ठीक है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन दिखा रही है। अब थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, इन सभी पॉइंट पे इनवर्ट डायरेक्शन। ओके, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, थंब को आप रखोगे करंट की डायरेक्शन में और ये फिंगर क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में तो इनवर्ट डायरेक्शन में आएगी, बट इस वाले जोन में कहाँ आ जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ मैं इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी आउटवर्ड और वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे लिखो, इफ करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। अब बेटा अपने पास टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट पी। मेरे पास एक सर्कुलर लूप है और ये जो ग्रीन कलर में उसकी एक्सिस है और इस लूप को हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। नोट कीजिएगा, हमने इस लूप को परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। लाइक मेरे पास ये कोई एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इस लूप को मैं इस प्लेन पे ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, और परपेंडिकुलर रखने का मतलब मैंने इस लूप को ऐसे रखा हुआ है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना बेटा, इसके सेंटर से पास कर रही है, लाइक इस तरीके से। मतलब ये मेरे पास सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है और इसके सेंटर में से एक लाइन पास कर रही है। ये जो डायग्राम में ग्रीन कलर वाली लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे इस लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट P अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये जो कॉइल है आपके पास में, इस कॉइल का कुछ रेडियस भी होगा। कॉइल के इस वाले पॉइंट से मैं C को कनेक्ट करूं, इस वाले पॉइंट को मैं C से कनेक्ट करूं तो यहाँ मुझे कॉइल का रेडियस मिलेगा और मैं कह रहा हूँ कि कॉइल का रेडियस कितना है, A। ठीक है, और कॉइल के सेंटर से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस ये कितना है, R। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये जो कॉइल है, इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है। सिचुएशन कैसी है, कॉइल को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, रियलिटी में तो कॉइल ऐसे है, तो कॉइल में से करंट मैं जैसे बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बनेगी, करंट जा रहा है इस तरफ, इन दिस वे। ठीक है ना, इस कॉइल को बोर्ड पे ऐसे रखा और करंट यूं जा रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ जो करंट दिख रहा है वो ऐसे नहीं है, रियलिटी में करंट कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ यूं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 3D डायग्राम है, तो करंट कहाँ जा रहा है इस कॉइल में, यूं। इस और जो करंट की डायरेक्शन है वही करंट एलिमेंट की आइडियल की डायरेक्शन भी क्या बनेगी, वही। तो आइडियल की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक आइडियल लूंगा, तो लूप में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, मैंने आई करंट लिख दिया, आई करंट फ्लो कर रहा है लूप में से। ठीक है, और आई की डायरेक्शन एक तरीके से क्या हो गई, ऐसे दिखा दो आई की डायरेक्शन। आइडियल की डायरेक्शन, आइडियल है वो इस तरफ है,
ठीक है। अब 3D पे हम इस तरह की तो लाइन बना नहीं सकते क्योंकि 2D प्लेन है हमारे पास यहाँ पे अभी। अब ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो करंट एलिमेंट है, आप इसको ऐसे लिखें अच्छे से, आइडियल, ठीक है, आइडियल वेक्टर। ये जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? ये जो करंट एलिमेंट है इससे पॉइंट P का डिस्टेंस होगा कुछ, कितना डिस्टेंस है बेटा? कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, निकाल सकते हो ना। ये वैल्यू R है, A है, ये R है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, तो क्लियरली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A² प्लस R² का रूट, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज, अब मैं सिंपली आपसे पूछूं कि ये जो करंट एलिमेंट है आइडियल स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसके कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो बिल्कुल इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना होगा। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लिखो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू आइडियल, ठीक है, आइडियल या करंट एलिमेंट के कारण कितना होगा? dB मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। स्केलर फॉर्म की बात करें, वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करते, तो स्केलर फॉर्म के केस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? ये होता है म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A, ठीक है, म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई A, ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई R²। तो अब इस पर्टिकुलर केस की बात करूं मैं, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है? R नहीं है। अब डिस्टेंस हमारा कितना है? ये है A² प्लस R² का जो रूट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस हमारा R का काम कौन कर रहा है? अब ये कर रहा है रूट ऑफ A² प्लस R², ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे। अब इस वाले केस में मैं आपसे पूछूं थीटा कितना होगा, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? DL और R के बीच में होता है। किसके बीच का एंगल होता है? ये देखो, ये वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसी फॉर्मेट को, dB वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनता है वेक्टर फॉर्म? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl क्रॉस R अपॉन में R³, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल होता है ये DL और R के बीच का एंगल होता है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको उठाया मैंने सर्कुलर कॉइल को, ठीक है, ऐसे रखी हुई थी, करंट इसमें से ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है। जब इस वाले टॉप से जैसे करंट इसमें से ऐसे फ्लो करेगा, इस टॉप पॉइंट की बात करें तो टॉप पॉइंट पे करंट किस तरफ जा रहा है? टॉप पॉइंट पे करंट मैंने दिखा दिया इस तरफ, ठीक है। ये जो ब्लू मार्कर है ये डायरेक्शन किसकी? करंट की, ठीक है, ये DL की डायरेक्शन है, ठीक है। और वही पॉइंट, ये जो DL और पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये वाली क्या है? ये वाली एक्सिस है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से कनेक्ट है, तो DL इधर है और R डिस्टेंस ये है ना, R आप इसको मत देखो अपना, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना R कितना है? A² प्लस R²। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इस तरीके से है, तो DL और R के बीच का एंगल कितना है? देखो बेटा, ये जो सर्कुलर कॉइल है इस पे ही DL है, इस सर्कुलर कॉइल के साथ में कोई भी लाइन ज्वाइन करेगी, यहाँ ज्वाइन करे, यहाँ ज्वाइन करे, यहाँ ज्वाइन करे, एंगल हमेशा 90 बनता है। कैसे बनेगा? मान लो यहाँ ज्वाइन कर रखा है, अब देखो एंगल इन दोनों के बीच में कितना है? 90 दिख रहा है ना। जैसे यहाँ तो DL हो गया, यहाँ क्या होगा? ये R होगा, एंगल कितना बनेगा? 90। तो ये वाला एंगल हमेशा कितना रहेगा? 90। एंगल कितना बनेगा? 90। तो यहाँ वैल्यू 90 पुट करोगे तो आप dB की वैल्यू फाइंड आउट करो, म्यू नॉट I dl साइन 90, क्या पुट करोगे? साइन 90 अपॉन में ये आ जाएगा 4 पाई A² प्लस R²। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से dB की वैल्यू क्लियरली हमें मिल जाएगी म्यू नॉट I dl अपॉन में 4 पाई A² प्लस R²। ये तो dB की वैल्यू आ जाएगी,
बेटा अब हम इस डेरिवेशन की बात करें तो हम सबसे इस डेरिवेशन का मेन पॉइंट अब आता है जहां स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आपको नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मेरा क्वेश्चन पहला आपसे है, आप बताओ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। चल सोच के देखो, फाइंड आउट करो अपने आप। देखो बेटा, ये जो कोइल है आपने इस सरफेस पे परपेंडिकुलर रखी हुई है। इस कोइल में करंट कैसे जा रहा है, इस कोइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। मैं टॉप पॉइंट की बात करूं तो टॉप पॉइंट पे करंट ये है, आइडियल की डायरेक्शन ये है, करंट की ये है। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास एक रूल है, राइट हैंड पाम रूल। कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में रखा और पॉइंट पी पे फिंगर को कर्ल किया। पॉइंट पी देखो, इस पॉइंट थंब मैंने करंट की डायरेक्शन में प्लेस किया, तो ये जो फिंगर है अब इनको कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। पॉइंट पी पे आएगी तो मेरी फिंगर कुछ इस तरीके से हो जाएगी, मतलब इस तरीके से हो जाएगी। तो पॉइंट पी पे जो डायरेक्शन, जो आप मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करोगे, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा डीपी वेक्टर। समझ में आ रहा होगा होपफुली, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी डीपी वेक्टर, ठीक है। चलो अब बेटा एक बात बताओ, सिमेट्री के हिसाब से एक करंट एलिमेंट मैंने यहाँ लिया, मैं ठीक इस पॉइंट के डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पे एक और करंट एलिमेंट ले सकता हूँ। देखो यहाँ से एक मजेदार चीज समझ में आएगी आपको। चलो पहले डीबी की बात करते हैं, ये इस वाले पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो डीबी है, ये जो डीबी है, ये इस आइडियल के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो आर डिस्टेंस है, देखो ये आर ही है, एक तो आर हमारा ये है, लेकिन ये जो थीटा वाला जो फॉर्मूले में ये जो आर बना हुआ है अपना, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, और इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना बनेगा, 90। कैसे सिचुएशन हो, क्यों बना ये, देखो हमारे पास फॉर्मूला था वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आपको याद है ना, वेक्टर फॉर्म dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। ये फॉर्मूला क्या सजेस्ट करता था, ये अपने को बताता था कि dB किसके परपेंडिकुलर है, dl वेक्टर के, और dB किसके परपेंडिकुलर है, r वेक्टर के। बेटा ये रूल है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, ठीक है। जो नया वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ इन दोनों की क्रॉस से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिली, तो ये जो dl है, dl वेक्टर ये dB पे परपेंडिकुलर होगा, और ये r है, ये dB, ये जो r वेक्टर ये भी dB पे परपेंडिकुलर होगा। इस सिचुएशन को आप कैसे देख सकते हो, देखो मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जो कॉइल थी, ये बोर्ड पे ऐसे रखी हुई थी, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। टॉप पॉइंट की बात करें तो टॉप पॉइंट पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है, ओके। मैं इस वाली लाइन को अलग कलर से दिखा देता हूँ, रेड कलर से, तो थोड़ा इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ पाओगे आप। ये बन गया डीपी वेक्टर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ग्रीन कलर का काम नहीं है हमारे पास। ये जो कोइल थी, इसके टॉप पॉइंट पे बात करें तो करंट की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, और इसका आर कौन सा बना हुआ था, ये जो ब्लैक कलर में मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आपने देखा था यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन थी, डीएल आई करंट इस डायरेक्शन में, और ये वाली जो आर डिस्टेंस है कुछ ऐसे थी। तो इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, ऊपर वालों के बीच में एंगल कितना, 90, इन दोनों के बीच में कितना एंगल, 90। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये इस तरह से सिचुएशन है, ये dB है, ये u है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में भी एंगल 90, और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ ले आऊं तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ठीक है। मतलब आप दिखाना चाहो तो यूं दिखा दो कि ये तो इस तरफ तो dl वेक्टर है, और यूं क्या चीज है, r है,
और ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे आप दिखा सकते हो इनको, ठीक है। इलस्ट्रेशन समझ में आ रही होगी आपको। ये थोड़ा डीबी सही नहीं बन रहा है, डीबी को ऐसे दिखा दो, डीबी वेक्टर, ये सिचुएशन है। तो इस डायग्राम में ये क्लियरली दिख ही रही है, इसमें कुछ है नहीं और ज़्यादा। अब मैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमने एक पॉइंट तो कहाँ लिया, यहाँ पे लिया। अब इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड कोयल का ये नीचे वाला हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लूँ तो उसके केस में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है बेटा, एक करंट एलिमेंट आई करंट पास करेगा तो एक आइडियल करंट एलिमेंट मेरे को यहाँ ले लेना है, ठीक है। अब ये जो करंट की डायरेक्शन है, यहाँ तो करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ करंट कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ। देखो ये जो कोइल लेंगे, ठीक है, इस कोइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा, यूं फ्लो करेगा, यूं चलता चलता नीचे वाले पॉइंट पे करंट आपकी तरफ आएगा ना। तो ये वाला करंट है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये वाला करंट एक तरीके से कहाँ है, बाहर की तरफ। आइडियल क्या है, आपकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ करंट एलिमेंट ये बना, इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, dB होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात बताओ, आइडियल करंट एलिमेंट को मैं इस लाइन से कनेक्ट करूं तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, रिंग का रेडियस मिल जाएगा, जो कि कितना होता है, A, ठीक है। और आइडियल को मैं पॉइंट P से कनेक्ट करूंगा तो अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और ये वाला डिस्टेंस कितना मिलेगा मेरे को, a² प्लस r² का, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, फिर हम इस रिंग को उठाते हैं। अब इस वाले केस में हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, थंब रखेंगे हम, यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो थंब ऐसे रखा। पॉइंट P पे जैसे हम फिंगर को कर्ल करेंगे तो पॉइंट P पे आके फिंगर कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, dP वेक्टर, इस वाले करंट एलिमेंट के कारण, ठीक है बेटा। अब हम कुछ एंगल दिखा देते हैं। इस एक्सिस के साथ में ये वाली लाइन कुछ एंगल बनाएगी, मैं इसको बोल देता हूँ ये वाला एंगल होगा फाई, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, फाई, सेम एंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस की टर्म में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे तो ये तो इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। तो वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ तो वाई एक्सिस ऐसे हम दिखा सकते हैं ना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि dP ने ये एंगल कितना बनाया तो आप कैसे बताओगे। देखो आपको एक चीज तो पता है, DL और R इनके बीच का एंगल 90 है, और ये जो R है, R के साथ में ये जो मैग्नेटिक फील्ड ने एंगल बनाया ये भी तो 90 था, ये एंगल कितना था, 90, ठीक है। तो आपको पता है ये वाला एंगल कितना बना, 90 डिग्री। और मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो बीच में जो बचा हुआ एंगल है ये कितना बना, ये बना 90 माइनस में 25, 90 माइनस में 25। और मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, दिस वन, ये वाला, तो कैसे कैलकुलेट करोगे इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको सामने बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। देखो ये जो आप ग्रीन कलर में जो लाइन देख रहे हो और ये ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना। कौन सी लाइन, एक तो लाइन जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, डॉटेड लाइन जो एक्स एक्सिस का काम कर रही है, ठीक है, और दूसरी ब्लैक कलर वाली लाइन है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90। ये वाला एंगल, दिस वन, ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90, कंप्लीट एंगल कितना है, 90। और ये वाला कितना है, ठीक है, एक मिनट, देखो ये वाला एंगल कितना है, 90, ठीक है। और ये जो एंगल है ये वाला, इतने एंगल की बात करूं तो मेरे को ये पता है ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस 25, ये कितना है 5, तो बचा हुआ कितना हो गया
बचा हुआ हो गया 5, बचा हुआ हो गया कितना 5। बात समझ में आ गई? नहीं आ रही है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इस एंगल को मैं z अज्यूम कर लेता हूँ। कितना अज्यूम कर लेता हूँ, z। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं, पेपर में तो आपको याद रखना है जस्ट। तो एक बात बताओ, मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूं, इस कंप्लीट एंगल की, ठीक है, जो ग्रीन कलर और ब्लैक कलर के बीच में कंप्लीट एंगल कितना है 90, कितना है 90। 90 के बीच में तीन एंगल बन गए ना, फाई 90 माइनस 2 फाई प्लस जेड, मतलब फाई प्लस 90 माइनस 2 फाई प्लस जेड, ठीक है। अब एक काम करो, इसको सोल्व करो, 90 से 90 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे कितना बचा 0 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 2 5 कितना बना माइनस 5 प्लस जेड, माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू जेड, मतलब जेड की वैल्यू कितनी होगी 5। तो ये इसको मैंने 5 तो लिखा था, तो जो आपको ठीक लगे वो मेथड यूज करना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो बेसिक सी बात थी, ये वाला एंगल 5, तो सिमिलरली क्या होगा, ये वाला एंगल भी आप ये सारी ज्योमेट्री इसके लिए करोगे तो डी बी का जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये भी 5 बनेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे dB मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो dB वेक्टर इस एक्सिस के साथ में 5 एंगल बना रहे हैं, तो ये dB को वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट भी ब्रेक करें तो ये तो बनेगा dB cos 5, और यहाँ dB ने 5 एंगल ये तो बनेगा dB cos 5, और ठीक इसके 90 पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा dB sin 5। सिमिलरली dB का इस एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वहां पे कौन सा कंपोनेंट बनता है cos 5, तो dB cos 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा dB sin 5, dB थीटा नहीं 5, dB sin 5। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो dB की वैल्यू तो फिक्स है, dB कितना है म्यू नॉट I dl अपॉन में 4 पाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो dB cos 5 ऊपर है, dB sin 5 नीचे है। देखो 5 एंगल सेम है, dB सेम है, तो अब जितना मान लो 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर है, 10 न्यूटन की फोर्स नीचे है, तो एक दूसरे को नलिफाई कर देगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लिखोगे सिंस dB cos 5 component will cancel out each other, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कर देंगे? बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। dB cos 5 मतलब कितने, मतलब अब यहाँ पे तो हमने दो ही करंट एलिमेंट ले रखे हैं। अब मान लो अब ये जो सर्कुलर कोइल है, हमने एक करंट एलिमेंट यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, दूसरा करंट एलिमेंट एक यहाँ पे ले सकते हैं, एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे ले सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो आप देखोगे कि हमेशा dB cos 5 कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब क्या है? समीशन ऑफ ऑल dB cos 5 फॉर कंप्लीट रिंग विल बी 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा? dB sin 5 के कारण। क्यों? क्योंकि dB sin 5 पहले वाला इस dB का भी sin 5 इस डायरेक्शन में था, इस dB का भी sin 5 इस डायरेक्शन में था। तो नेट मैग्नीट्यूड जो कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा साइन कंपोनेंट के कारण, ठीक है। तो लिखो क्लियरली नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसको B से लिखता हूं मैं, B जितना इस रिंग का होगा अपने एक्सिस पे, सर्कुलर कोइल का अपने एक्सिस पे होगा। क्लियरली नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस विल बी ड्यू टू ऑल साइन कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साइन कंपोनेंट के कारण होगा। मतलब है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बी से मैंने दिखाया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? समीशन ऑफ ऑल dB sin 5, ऑल dB sin 5, ठीक है। आप यहां से वैल्यू निकालो,
समीशन dB की वैल्यू कितनी है ये हमने निकाली थी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। डेरिवेशन थोड़ी सी लेंदी या इसकी एक्सप्लेनेशन में टाइम मैंने जरूर लगा दिया है, बट आप कभी भूलोगे नहीं, आई एम श्योर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डीएल, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई। ठीक है, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू साइन पाई। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, समेशन ऑफ साइन फाई को आप क्या लिख सकते हो, साइन फाई। देखो ये वाला एंगल फाई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ए बी, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ए दे दो नाम, इस पॉइंट को नाम ए दे दो, इसको क्या दे दो बी, तो सी ए पी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन फाई की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना a, हाइपोटेन्यूज कितना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन में म्यू नॉट आई डीएल 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, साइन फाई कितना बनेगा a अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो b की वैल्यू आप निकालोगे तो म्यू नॉट कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो, म्यू नॉट आई a अपॉन में 4 पाई, ये a स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1, यहाँ a स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो टोटल कितनी हो जाएगी a स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ डी। क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी। ठीक है, तो समेशन ऑफ डी का क्या मतलब है, छोटे छोटे डीएल को मैं इंटीग्रेट करूंगा या इनका सम होगा, वो कितना होगा, समेशन ऑफ ऑल डीएल किसके इक्वल होगा, जितना कोइल का सर्कमफेरेंस होगा इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कॉइल। तो समेशन ऑफ डीएल कितना होगा 2 पाई ए, कितना हो जाएगा 2 पाई ए। तो यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 पाई ए। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, जो कैंसिल आउट हो रहा है 2 पाई से इसको काट कैंसिल आउट करोगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो अपने को रिजल्ट मिला, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट, नोट करें। अब हम स्पेशल केस की बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट हमारा ये आया था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब ये कह रहा है कि अभी तक तो हमने ये देखा था, ये हमारे पास कॉइल थी। ठीक है, ये क्या थी, कॉइल थी, प्लेन पे परपेंडिकुलर थी, ये उसकी एक्सियल लाइन, यहाँ पे पॉइंट P जो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे था, r डिस्टेंस पे था, और इस रिंग का रेडियस कितना a। तो इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात है, की पावर 3/2। अब कह रहा है कि ये पॉइंट P यहां ना होके इसके सेंटर पे होता, इफ पॉइंट P लाइज एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो भाई ये R की वैल्यू कितनी हो जाती, 0। देन R कितना हो जाता, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना बन जाता, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस 0 और इसकी पावर 3/2 स्क्वायर की पावर, तो बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2a क्यूब। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। ये वाली वैल्यू हमने कहाँ कैलकुलेट की थी, जब कोई एक सर्कुलर कोइल है
उसके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो इतना ही आता है। आज जो हमने क्लास स्टार्ट की थी वहाँ पे भी यही किया था। हमारे पास एक सर्कुलर कोइल थी, ठीक है, और उसका रेडियस कितना था, r था। तो उसके सेंटर पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ठीक है। अब आपका r डिस्टेंस आपने क्या ले लिया, a ले लिया, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में a। तो बात वही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया दिस इज क्वाइट ओके, ये रिजल्ट आया ये अपना बिल्कुल ठीक है। फिर अगला, ये तो केस फर्स्ट है, केस सेकंड क्या है, केस तो इस केस में आप क्या करोगे बेटा, हमारा देखो जो रिजल्ट क्या था वो था b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट P है ये बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो r की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो r की वैल्यू तो बहुत बड़ी है, उसके आगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल। और फिर हम स्क्वायर करें तो r स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, a स्क्वायर को तो हम नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। तो a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में जब ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की पावर 3/2 इससे कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा रिजल्ट बन जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर क्यूब। ठीक है बेटा, ऐसे कर लोगे ना। और हमारे पास और कौन सा केस बन सकता है, हाँ ये तो हमने कब लिया, जब हमारे पास एक टर्न था सर्कुलर कोइल में एक टर्न था, ठीक है। मैंने तो एक टेप रोल लिया हुआ है, अब इसमें तो बहुत सारे, रियलिटी में तो बहुत सारे टर्न है ना टेप के, ठीक है। हम टेप के एक रोल को, एक टर्न को एक वायर माने तो अब कितने n टर्न हो जाएंगे। जब n टर्न हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे कितना होगा, पहले वाले का n टाइम, ठीक है। तो हम ओरिजिनल रिजल्ट को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। देखो आप यहाँ नोट में लिखोगे, इफ कोइल हैज n टर्न, कोइल में n टर्न होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, n टाइम हो जाएगा, स्मॉल n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इतना हो जाएगा। हाँ, आप स्पेशल केसेस को, जितने भी स्पेशल केसेस है उनको n टर्न के लिए लिखना चाहो तो कुछ नहीं करना, सबको n के लिए मल्टीप्लाई कर दो, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, इसको n से कर दो, ठीक है, नोट करें बेटा। अब अपने पास में ये 3 न्यूमेरिकल है, आप वीडियो को पॉज करके तीनों न्यूमेरिकल को सोल्व करने की ट्राई कर सकते हैं और फिर मेरे साथ आंसर मैच करेंगे। ओके, सो होपफुली आपने कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको एक तो सर्कुलर कोइल गिवन है जिसका रेडियस r है और I जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उस कोइल का सेंटर C है और इस कोइल के टेंजेंशियली एक स्ट्रेट कंडक्टर है, आपको स्ट्रेट कंडक्टर बोल दे या इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, इसकी लेंथ ना दे तो इनफाइनाइट ही ट्रीट करना आपको इसको। तो इस केस में आपसे पूछा है कि दो सिचुएशन है, एक तो वायर ये है और दूसरी एक सर्कुलर कोइल है, दोनों के कारण सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोइल के कारण हम फाइंड आउट करें एट सी। तो सी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर कोइल के कारण उसको मैंने B1 का नाम दिया और आज हमने सोल्व किया था वो फॉर कितनी वैल्यू आती है, वो आती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2a या 2r, ठीक है। मतलब आपने ये जो यहाँ पे करंट से और ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका रेडियस ही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में ट्वाइस ऑफ ये जो आइडियल और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना उसका डिस्टेंस, चाहे a ले रखा हो या r ले रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने r लिखा है तो ये, ठीक है। C पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब ये करंट यहाँ से भी तो फ्लो करेगा ना, I करंट, ठीक है ना, यहाँ से
यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट के कारण यहाँ पे फील्ड कितना कितना, ये पूरी वायर मतलब पूरे वायर जो रिंग है उसके कारण आप यहाँ पे सी पॉइंट पे आपने क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट में सराउंडिंग में लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उस केस में वैल्यू कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण निकालोगे एट सी पॉइंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, V2, और वो रिजल्ट कितना आया था, वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, और स्ट्रेट वायर से यहाँ से ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है ये कितना है r, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यही था ना, ठीक है। और हमने शायद उस टाइम पे a ले रखा था, पॉइंट P का स्ट्रेट कंडक्टर से डिस्टेंस a ले रखा था, तो वहाँ म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a लिखा था, बट अब यहाँ स्ट्रेट कंडक्टर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है r, तो r पुट कर दोगे, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें सी पॉइंट पे, वो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कितनी होगी, ठीक है। मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी लिखूं तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। मैं कोइल की बात करता हूँ, तो कोइल के कारण फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। देखो थंब रखा हमने फिंगर अंदर की तरफ, तो यहाँ डायरेक्शन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसी पॉइंट पे इनवर्ड है सर्कुलर कोइल के कारण, ठीक है। और फिर मैं बात करूं यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में हमारे को मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है, एक मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यही आप ले लो, ठीक है, क्योंकि बुक में शायद डायरेक्शन आपको जो गिवन है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे रखी है, हम क्लॉकवाइज लेके कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें, तो स्ट्रेट कंडक्टर के केस में फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखो थंब यहाँ रखा, इस वाले जोन में तो इनवर्ड और इस वाले जोन में क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, ठीक है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ब्लैक, ये जो ब्लैक कलर कोइल को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड आई, और ब्लू कलर वाले के कारण मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2, और ये कितना है, B1। तो मतलब क्या है, कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर की तरफ है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो लिखें नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सी, तो आप क्या करोगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आई है आउटवर्ड, यहाँ पे वेक्टर लगा आउटवर्ड, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे लिख दिया करो चाहे, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम सी पॉइंट पे, तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में से ज्यादा वैल्यू देखो क्लियरली किसकी दिख रही है, B1 का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 बड़ा होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, B1 माइनस B2। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। यहाँ पे बीच में पावर फेल्योर होने से मेरे को क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ा है, आप देख लेना थोड़ा सा बैक पीछे वाले क्वेश्चन को अच्छे से, जो मैंने सॉल्यूशन किया था, कहीं कोई गड़बड़ता ना हो, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r माइनस में B2 मैग्नेटिक फील्ड था स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, उसको माइनस कर दो, B2 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r, इसको पाई B2 पाई से एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा था, अभी तो B2 छोटा था, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, कॉमन ले लो आप, और 1 माइनस में 1 बाई पाई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो ज्यादा वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और इन दोनों में से ज्यादा कौन सा था, जो
ये B1 ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि B2 तो एक्स्ट्रा पाई से और डिवाइड हो रहा था। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ये जो डायरेक्शन ये सारी इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है। समझ गए होंगे ना आप ये इनवर्ड परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है बेटा? हाँ, अब कई बुक में एक क्वेश्चन आपको गिवन मिलेगा तो उस केस में आप यहाँ पे लिख लो नोट, आपको ऐसा कोई सर्कुलर कॉइल दे दे, ठीक है, और इस सर्कुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दे दे। कैसे डायरेक्शन दे दे करंट की? एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसी एक स्ट्रेट वायर दे दे, ठीक है, और इस रिंग का रेडियस कितना दे दे r, और यहाँ पे पॉइंट C है। इस केस में C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो बताओ, सेम क्वेश्चन बन गया ना, फर्क क्या है? जस्ट करंट की डायरेक्शन का। तो अब तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसे बन रही थी, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, एक दूसरे को वो अपोज कर रहा था, बट यहाँ पे सपोर्ट करेगा। देखो यहाँ पे इस वाली स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाली सर्कुलर रिंग है इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वाले केस में हमारा नेट, इस वाले पर्टिकुलर केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट करोगे तो म्यू नॉट I अपॉन में 2r 1 प्लस में 1 अपॉन में पाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो चाहे ये ऐसे न्यूमेरिकल दे तो माइनस हो जाएगा, और ऐसे देगा तो प्लस हो जाएगा। बुक्स में आपके इस तरह से भी गिवन होता है, नोट करें। सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? एक स्ट्रेट कंडक्टर है, आर्क की फॉर्म में गया, और एक और स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास तीन कंडक्टर है, स्ट्रेट लीनियर पोर्शन, ये वाला भी लीनियर पोर्शन, और एक सर्कुलर पोर्शन, सर्कल सेमी सर्कल। ठीक है, तो इस वाले केस में C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले हम इस लीनियर पोर्शन के कारण निकालें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लीनियर पोर्शन। ठीक है, लीनियर पोर्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? C पॉइंट पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे डीएल एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? डीएल एलिमेंट। डीएल एलिमेंट के कारण C पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला हमारा होता है म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताओ, ये आइडियल साइन थीटा है, इससे मैं C पॉइंट का डिस्टेंस कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, कितना कहता हूँ? r1। कितना? r1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r1 स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंस थीटा किस किस के बीच होता है? आइडियल डीएल की डायरेक्शन ये, ठीक है, और r की डायरेक्शन भी ये। r1 को मैं पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ, तो दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा बिकम 0 डिग्री। थीटा 0 होगा तो dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, अब चाहे पोर्शन फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, दोनों पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लीनियर पोर्शन L1, इस पोर्शन को मैं L1 बोल देता हूँ। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं L2 पोर्शन बोल देता हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली मैं लिखूंगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लीनियर पोर्शन L2 लीनियर पोर्शन के कारण लोगे तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे इस पोर्शन के कारण भी कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? यहाँ पे थीटा बनेगा, देखो dl इधर और dr उधर, तो थीटा 180 हो जाएगा। थीटा 180 होगा तो अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 कितना होता है? 0। साइन 0 भी 0, साइन 180 0। फिर हम बात करें इस वाले पोर्शन की, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो सर्कुलर पोर्शन है, इसके कारण निकालो।
देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, तो सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के कारण हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बायर सावर्ट लॉ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा एक पोर्शन लेंगे। ठीक है, आई डी एल। ठीक है, तो आई की डायरेक्शन ये डी एल की, ये डी आर की, ये डी आर की, ये थीटा कितना 90, थीटा कितना 90। तो इसको निकालो, डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90, साइन 90 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है, तो dv की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ का ध्यान देना है बेटा, एक बात बताओ, ये तो छोटे से पोर्शन के कारण निकालना है, हमें तो इस कंप्लीट सेगमेंट के कारण सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ dB को इंटीग्रेट कर दो, उधर म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। dB का इंटीग्रेशन भी कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। आप dl का इंटीग्रेट करोगे, जब dl का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस मिलेगा। ठीक है, और सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, कंप्लीट का 2 पाई आर होता है, सेमी का 2 पाई आर का हाफ कितना पाई आर। तो b कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू पाई आर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर से पाई आर काटो, b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर। यही अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इन दोनों पोर्शन के कारण तो जीरो, तो सी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ सेमी सर्कुलर पोर्शन के कारण होगा। तो ये लिखो, दिस विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट एट पॉइंट सी। ओके, अब इसके बाद में हम हमारा थर्ड पोर्शन करते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, आप अपनी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कमांड बनेगी। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहता है, कहते हैं कि आपको एक ये वायर गिवन है, मतलब पूरी वायर का आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वाला एंगल 90 हो गया, तो ये कंप्लीट वायर का कितना पोर्शन हुआ, सोच के देखो, ये कंप्लीट वायर का कितना पोर्शन हुआ, 2/3 हुआ, 1/3 हुआ, चलो देखते हैं कितना पोर्शन हुआ। आपको क्या करना है कि इस वायर के कारण पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस वायर में 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, वायर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये वाला एंगल 90 गिवन है। ठीक है ना, कंप्लीट सर्कुलर रिंग नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये जो रिंग हमें गिवन है, ये ऐसी रिंग गिवन है जिसका एंगल कितना है, 270 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, चलो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट ले लूंगा, आई, ये dl, तो आई dl इस सेंटर के साथ में ये भी रेडियस होगी, हमेशा एंगल कितना बनाएगा 90। यहाँ पे पोर्शन ले लूंगा तो ये अगेन रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा 90। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो मैं आपसे ये कहूँ कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, कितना आएगा, फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, फ्रॉम बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, ये बनेगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनता है ना अपना। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिंस थीटा कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री, तो dB की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, तो dB की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई dl sin 91 4 पाई r स्क्वायर। ऐसे आप निकालोगे बेटा dB की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को तो ये तो छोटे से करंट एलिमेंट के कारण आया, इतने के कारण, मेरे को तो इस पूरे पोर्शन का निकालना है। कितना निकालना है, इस पूरे पोर्शन का। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट ऑफ वायर, सेगमेंट ऑफ वायर, ये जो सेगमेंट ऑफ वायर पूरा गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर dB को इंटीग्रेट कर दो, इधर म्यू नॉट आई dl अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो। dB का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, b बनेगा। ठीक है, dB का b बना, कांस्टेंट, ये चीजें कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यहाँ बचा dl, यहाँ बचा dl। ठीक है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। अब बेटा छोटा सा पोर्शन dl था, ये जो इतना पोर्शन है उसका dl का इंटीग्रेशन कितना होगा, l लिख सकता हूँ ना। अब ये आगे पूरी वायर होती, पूरा सरकमफेरेंस होता, तो मैं 2 पाई r लिख देता dl के इंटीग्रेशन को, बट अब ये पूरा तो पोर्शन नहीं है ना, अब हम इस पोर्शन को निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे dl के इंटीग्रेशन को l लिख सकता हूँ ना, मतलब ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ये टोटल वाली लेंथ कितनी आ गई, l आ गई। ठीक है, ये एक तरीके से लेंथ ऑफ आर्क हो गया ना। अब हम थोड़ा सा मैथ यूज करते हैं। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लेंथ ऑफ आर्क क्या चीज होता है, ठीक है ना, आपने क्या स्टडी किया है, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस टाइम ऑफ एंगल होता है, रेडियस इनटू एंगल होता है, ये तो पढ़ा होगा ना, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये लेंथ ऑफ आर्क L है, रेडियस कितनी है इसकी, R है, रेडियस कितनी है, R है। ठीक है, थीटा कितना है, अब थीटा क्या है, ये वाला एंगल जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना बना 270 डिग्री, कितना बना 270 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 270 को मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना बनेगा 3 पाई बाई 2, ये वाला एंगल कितना 3 पाई बाई 2। एसआई सिस्टम ले रहे हैं ना, सारी यूनिट एसआई सिस्टम में लेंगे, तो इसलिए एंगल को रेडियन में हम लेंगे। ठीक है, तो एंगल हमारे पास बना 3 पाई बाई 2, एंगल कितना बना 3 पाई बाई 2, गेटिंग व्हाट। तो हमारे पास जो L की वैल्यू है वो कितनी आ गई, R इंटू 3 पाई बाई 2। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा उसको लिख दोगे म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर को लिखोगे, L को क्या लिखोगे, R इंटू 3 पाई बाई 2। पाई से पाई काटो, पाई से पाई काटो, और R से ये r स्क्वायर तो ये काट दो। अल्टीमेटली जो B की वैल्यू आपको मिलेगी, ये मिलेगी म्यू नॉट आई इंटू 3 अपॉन में कितना 8R। ठीक है ना, म्यू नॉट आई, ठीक है, बस ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो अब एक काम करो, d की वैल्यू निकालने के लिए म्यू नॉट को क्या लिख सकते हो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। क्यों, क्योंकि आपको पता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी हो तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ऐसे लिख सकते हो। तो म्यू नॉट को क्या लिखोगे, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू करंट I की वैल्यू कितनी है, इसमें से करंट 10 एम्पियर पास कर रहा था, रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करो, 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 8, और R रेडियस कितना है, ओके ये तो सिंपल 3 था बेटा, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर इतना नीचे है 3 R की वैल्यू क्या कर दोगे 3 सेंटीमीटर पुट करोगे, 3 इंटू 10 की पावर -0.57 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। ओके बेटा, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 आइडेंटिकल कोइल P एंड Q, मेरे पास 2 कोइल है आइडेंटिकल P एंड Q, कोइल P को मैंने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और कोइल Q को उसके अंदर वर्टिकली, विद कॉमन सेंटर C, दोनों का कॉमन सेंटर कितना है C है, ये कॉमन सेंटर C है, एंड कोई P में से करंट I पास कर रहा है, Q में से √3I,
दोनों में से करंट पास कर रहा है, दोनों का आइडेंटिकल कॉइल है तो रेडियस दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि पॉइंट सी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन क्या रहेगी। सो सिचुएशन कैसे है, सिचुएशन यूं गिवन है बेटा, आपके पास कॉइल P है, ये यहाँ पे है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, और कॉइल Q ऐसे वर्टिकली प्लेस किया हुआ इसके ऊपर। आप समझ गए ना कि मैंने कॉइल कहाँ से अरेंज की है। ओके, सो अब ये दोनों कॉइल को ऐसे प्लेस किया हुआ है और दोनों का सेंटर कॉमन है, इसको पूरा इंसर्ट कर देते हैं। ये ग्लास की बनी हुई है, ब्रिटल है, टूट गई तो रिजल्ट आप भी जानते हो, कोई बात नहीं। फिर भी मान लो कि हम इनको एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करते हैं, सेंटर कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, और कहाँ पे, इनके कॉमन सेंटर पे, कहाँ पे इनके कॉमन सेंटर पे। चलो अब एक बात बताओ बेटा, मैं सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल कॉइल की बात करता हूँ, तो दोनों में से मैंने किसी एक कॉइल को छोड़ दिया, मैंने ये हॉरिजॉन्टल कॉइल ली है सिर्फ, ये कॉइल P है, इस कॉइल P के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है इन दिस वे, ठीक है। सेंटर पे डायरेक्शन निकालूंगा, इस सिचुएशन में थंब रखूंगा करंट की डायरेक्शन में और फिंगर कहाँ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी ये ऊपर की तरफ, और P कॉइल के कारण मैं कहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, B वेक्टर। तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल P, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके सेंटर पे मैग्नेट एट C ड्यू टू सर्कुलर कॉइल P एट पॉइंट C, तो कितना है B1 वेक्टर, B1 की कितना है B1 का फॉर्मूला क्या होता है सेंटर पे निकालने का, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2 इंटू आर, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेंटर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिमिलरली मैं Q कॉइल है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल Q एट C, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B2। बेटा ये वाली जो कॉइल है सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इन दिस वे, ठीक है। तो अब मेरे को मान लो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो देखो ये वाला हिस्सा है, ये बाहर की तरफ है, और ये वाला कॉइल का अंदर की तरफ है, ठीक है ना। ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हो इन दिस वे, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है इस कॉइल में से, ऐसे फ्लो कर रहा है इन दिस वे, ठीक है। अब मेरे को C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखूँगा और इस तरफ फिंगर कर्ल करूँगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, उधर हो जाएगा। तो मतलब कॉइल Q के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनी, B2 ये, ठीक है। अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड B2 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू आई, आई यहाँ पे कितना है, √3i अपॉन में 2, रेडियस इस रिंग का भी कितना है, ये R ही है, कितना है R। तो दोनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, B2 ये, क्लियर है। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एक एक्स एक्सिस के लोगे, एक वाई एक्सिस के लोगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक्सिस के लोगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम उनका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और ये अपना आ जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिखो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट C, ठीक है। तो कितना होगा, पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा। b1 ऊपर है, b2 इस तरफ है, थीटा दोनों के बीच में कितना है, 90, थीटा 90, तो cos 90 कितना, 0, ये सारा 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। फर्दर हम इसको सोल्व करते हैं।
रूट ऑफ b1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट आई अपॉन में 2r इसका होल स्क्वायर, म्यू नोट इंटू रूट 3i अपॉन में 2r इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे हम, वैल्यू कितनी बनेगी, म्यू नोट स्क्वायर आई स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस में म्यू नोट स्क्वायर 3i स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर। कॉमन ले लो स्क्वायर वाली चीज़, ठीक है, रूट्स में बाहर आएगी तो उनका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो म्यू नोट आई अपॉन में म्यू नोट स्क्वायर आई स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो म्यू नोट आई बन जाएगा, 4r स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 2r बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है 4, तो यहाँ पे b की वैल्यू निकालोगे तो म्यू नोट आई इंटू 2 अपॉन में 2r, 4 का रूट कितना बनेगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट करो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनेगी म्यू नोट आई बाई r। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी म्यू नोट आई बाई r। अब आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो b2 वेक्टर के साथ में निकाल लो। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा फाइंड आउट कर लो, ये डायरेक्शन बताएगा, ये क्या बताएगा डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन निकालोगे तो ये वैल्यू b1 है तो ये भी b1 ये, ठीक है, तो tan थीटा निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है b1, बेस कितना है b2, और b1 की वैल्यू पुट कर दो, b1 की वैल्यू कहाँ थी, ये म्यू नोट आई बाई 2r, और b2 की वैल्यू कितनी है म्यू नोट इंटू रूट 3i अपॉन में 2r से 2r, म्यू नोट से म्यू नोट, आई से i, ठीक है। तो यहाँ से b1 बाई यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट 3, ठीक है, और फिर आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 को tan 30 लिख सकते हैं, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।